हेलो एवरीवन। तो चलिए दोस्तों, आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं। आज के वीडियो के अंतर्गत हम टिश्यू के बारे में स्टडी करने वाले हैं। किसके बारे में? टिश्यू के बारे में स्टडी करने वाले हैं। उससे पहले हम थोड़ा देख लेते हैं कि ये किसके अंतर्गत आता है। तो ये आता है एनाटमी के अंतर्गत। किसके अंतर्गत आता है? एनाटमी के अंदर। एनाटमी एंड फिजियोलॉजी के अंतर्गत हम इसकी स्टडी करेंगे। तो सबसे पहले ये देख लेते हैं कि एनाटमी होती क्या है। तो एनाटमी क्या होती है? एनाटमी होती है ब्रांच ऑफ मेडिकल साइंस। किसकी ब्रांच होती है? एक मेडिकल साइंस की ब्रांच होती है, जो कि जिसके अंतर्गत हम क्या करते हैं? विच डील्स विथ द स्टडी ऑफ स्ट्रक्चर ऑफ ह्यूमन बॉडी ऑर्गन। जिसके अंतर्गत क्या करते हैं? हम ह्यूमन बॉडी के जो ऑर्गन्स होते हैं उनकी स्टडी करते हैं। तो उसे क्या कहते हैं? एनाटमी कहते हैं। आगे देखते हैं फिजियोलॉजी क्या होती है। फिजियोलॉजी किसे कहते हैं? फिजियोलॉजी क्या होती है? ये भी एक ब्रांच ऑफ मेडिकल साइंस। ये भी किसकी ब्रांच होती है? एक मेडिकल साइंस की ब्रांच होती है, विच डील्स विथ द फंक्शन ऑफ द ह्यूमन बॉडी ऑर्गन। उसके अंतर्गत क्या करते हैं कि ह्यूमन बॉडी के जो ऑर्गन होते हैं, उनके जो फंक्शन होते हैं, उनकी स्टडी करते हैं। आगे चलते हैं। ह्यूमन बॉडी जो होती है वो किससे मिलकर बनी होती? क्या होती है? एक प्रकार का सिस्टम होता है। जो सिस्टम्स होते हैं वो किससे मिलकर बने हुए होते हैं? इट कंसिस्ट वेरियस ऑर्गन से मिलकर बने हुए होते हैं। जो बॉडी होती है वो तो सिस्टम से मिलकर बनी होती है। सिस्टम किससे मिलकर बनते हैं? ऑर्गन से मिलकर बने होते हैं। ऑर्गन किससे मिलकर बने होते हैं? ऑर्गन किससे मिलकर बने होते हैं? इट कंसिस्ट वेरियस टाइप ऑफ टिश्यू। टिश्यू से मिलकर बने होते हैं। और टिश्यू किससे मिलकर बने हुए होते हैं? टिश्यू मिलकर बने होते हैं वेरियस टाइप ऑफ सेल्स। किससे मिलकर बनी होती है? सेल्स से मिलकर बनी होती है। सेल्स क्या होती हैं? ये एक स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ ह्यूमन बॉडी। ह्यूमन बॉडी की सबसे छोटी इकाई होती है। अब देखते हैं कि टिश्यू क्या होता है। तो टिश्यू क्या होता है? टिश्यू क्या होता है? ये टिश्यू जो होता है, ग्रुप ऑफ सेल इज कॉल्ड टिश्यू। जो सेल्स का जो ग्रुप होता है उस क्या बोलते हैं? अपन टिश्यू बोलते हैं। अब टिश्यू की स्टडी किसके अंतर्गत करते हैं? उसे हम क्या बोलते हैं? हिस्टोलॉजी। हिस्टोलॉजी क्या होती है? ब्रांच ऑफ मेडिकल साइंस विच डील विथ स्टडी ऑफ टिश्यू। ये भी एक ब्रांच होती है जिसके अंतर्गत हम किसकी स्टडी करते हैं? टिश्यू की स्टडी करते हैं। उसे क्या बोलते हैं? हिस्टोलॉजी। आगे देखते हैं टाइप ऑफ टिश्यू। टिश्यू के प्रकार। टिश्यू कितने प्रकार का होता है? 4 टाइप ऑफ टिश्यू। 4 प्रकार के टिश्यू होते हैं। पहला एपिथेलियल टिश्यू, दूसरा मसल्स टिश्यू या मस्कुलर टिश्यू भी बोल सकते हैं, तीसरा कनेक्टिव टिश्यू और चौथा हो जाएगा नर्वस टिश्यू। 4 प्रकार के टिश्यू होते हैं। तो सबसे पहले हम देखते हैं एपिथेलियल टिश्यू। एपिथेलियल टिश्यू क्या होता है? एपिथेलियल टिश्यू क्या होता है? एपी प्लस थिलोमा। एपी मतलब अपॉन और थिलोमा मतलब मेम्ब्रेन। हाँ, तो दोस्तों एपिथेलियल टिश्यू क्या होता है? एपिथेलियल टिश्यू एक प्रकार की थिन प्रोटेक्टिव लेयर होती हैं। किसकी? सेल्स की। एक प्रकार की थिन एंड प्रोटेक्टिव लेयर ऑफ सेल्स दैट कवर द इनसाइड एंड आउटसाइड ऑफ द बॉडी। ये क्या होती है? एक प्रकार की थिन लेयर होती है मेम्ब्रेन की, जो कि आउटसाइड एंड इनर साइड, बॉडी के आउटसाइड और इनर साइड को क्या करती हैं? प्रोटेक्ट करती हैं। ग्रो अपॉन ए बेसमेंट मेम्ब्रेन। इसमें क्या होती है? एक बेसमेंट मेम्ब्रेन भी होती हैं। टाइप ऑफ एपिथेलियल टिश्यू। किसके प्रकार? एपिथेलियल टिश्यू के प्रकार। तो ये 2 प्रकार के हैं। डिपेंड अपॉन लेयर। लेयर के आधार पर भी 2 प्रकार के होते हैं एपिथेलियल टिश्यू। एक हो जाएगा सिंपल और एक हो जाएगा स्ट्रेटिफाइड। तो सिंपल में क्या होती है? सिंगल लेयर होती है, जबकि स्ट्रेटिफाइड जो होती है उसमें मल्टीपल लेयर होती हैं। फिर एपिथेलियल को किसके बेस के आधार पर डिवाइड किया गया है? डिपेंड अपॉन साइज एंड शेप के आधार पर कितने भागों में बांटा गया है? 3 भागों में बांटा गया है। सिग्मोइड,
एपिथेलियल, कोलुमिनार एपिथेलियल और क्यूबोइडल एपिथेलियल। आगे देखते हैं, इट इज़ फाउंड अपॉन आउटर लेयर ऑफ स्किन। कहाँ मिलती है एपिथेलियल टिश्यू? अपॉन आउटर लेयर ऑफ स्किन। इनर लेयर ऑफ स्मूथ ऑर्गन्स, वहाँ पे भी क्या मिलता है? एपिथेलियल टिश्यू मिलता है। आगे देखते हैं इसके फंक्शन क्या क्या होते हैं एपिथेलियल के। तो क्या क्या होते हैं? प्रोटेक्शन होता है, एब्जॉर्प्शन होता है, एक्सक्रीशन होता है और सिक्रेशन होता है। आगे देखते हैं अगला टिश्यू। अगला टिश्यू आ गया कनेक्टिव टिश्यू। कनेक्टिव टिश्यू क्या होता है? रिस्पॉन्सिबल फॉर कनेक्शन एंड सपोर्ट टू द ह्यूमन बॉडी। किसके लिए रिस्पॉन्सिबल होता है ये? कनेक्शन एंड सपोर्ट टू द ह्यूमन बॉडी। आगे देखते हैं क्लासिफिकेशन ऑफ कनेक्टिव टिश्यू। क्लासिफिकेशन देखते हैं। क्लासिफिकेशन के आधार पर ये 3 टाइप के होते हैं, मैकेनिकल कनेक्टिव टिश्यू, फाइब्रस कनेक्टिव टिश्यू और वेस्कुलर कनेक्टिव टिश्यू। 3 प्रकार के होते हैं। तो सबसे पहले देखते हैं मैकेनिकल कनेक्टिव टिश्यू क्या होता है। मैकेनिकल कनेक्टिव टिश्यू क्या होता है? मैकेनिकल कनेक्टिव टिश्यू रिस्पॉन्सिबल टू प्रोवाइड द मैकेनिकल सपोर्ट ह्यूमन बॉडी, जो कि ह्यूमन बॉडी को क्या प्रोवाइड करवाता है? सपोर्ट प्रोवाइड करवाता है। उसे क्या बोलते हैं? मैकेनिकल कनेक्टिव टिश्यू। इट इंक्लूड बोन एंड कार्टिलेज। इसमें क्या क्या इंक्लूड होते हैं? बोन एंड कार्टिलेज। आगे देखते हैं ऑस्टियोब्लास्ट। ऑस्टियोब्लास्ट क्या होता है? बोन फॉर्मिंग सेल। जो सेल किसका फॉर्मेशन करती है? बोन का। उसे क्या बोलते हैं? ऑस्टियोब्लास्ट। आगे देखते हैं ऑस्टियोक्लास्ट। ऑस्टियोक्लास्ट क्या होता है? ऑस्टियोक्लास्ट होता है कि बोन डिस्ट्रॉइंग सेल, जो सेल बोन को डिस्ट्रॉय करती हैं उसे क्या बोलते हैं? ऑस्टियोक्लास्ट। ऑस्टियो यानी सेल और ब्लास्ट यानी फॉर्मेशन। किसका? ऑस्टियो यानी बोन और ब्लास्ट यानी फॉर्मेशन। तो किसका फॉर्मेशन? बोन का फॉर्मेशन। और क्लास्ट यानी क्या हो जाएगा? डिस्ट्रॉय, तो बोन का डिस्ट्रॉय। उसके बाद में आ जाएगा कॉन्ड्रोब्लास्ट। कॉन्ड्रोब्लास्ट क्या होता है? कार्टिलेज फॉर्मिंग सेल, जो कि किसका फॉर्मेशन करती हैं? कार्टिलेज का फॉर्मेशन जो करता है उसे क्या बोलते हैं? कॉन्ड्रोब्लास्ट। आगे देखते हैं फाइब्रस कनेक्टिव टिश्यू। मैकेनिकल हो गया, उसके बाद में आएगा फाइब्रस कनेक्टिव टिश्यू। फाइब्रस कनेक्टिव टिश्यू किसके लिए रिस्पॉन्सिबल होता है? ये रिस्पॉन्सिबल टू प्रोवाइड सपोर्ट एंड कनेक्शन टू द ह्यूमन बॉडी, जो कि क्या प्रोवाइड करवाता है? सपोर्ट एंड कनेक्शन प्रोवाइड करवाता है। इसमें एग्जांपल देखते हैं अपन। पहला एग्जाम हो जाएगा इलास्टिक फाइबर या येलो फाइबर। इलास्टिक फाइबर क्या होता है? कहाँ पे प्रेजेंट होता है? ये होता है एक्स्ट्रा सेलुलर मैट्रिक्स में प्रेजेंट होता है। प्रोड्यूस बाय फाइब्रोब्लास्ट सेल। किसके द्वारा प्रोड्यूस होता है? फाइब्रोब्लास्ट सेल के द्वारा। इसकी लेंथ कितनी होती है? मैक्सिमम हो सकती है लेंथ, जो इसकी मिनिमम लेंथ होती है उसकी 1.5 गुना इंक्रीज हो सकती है। उसके बाद में देखते हैं अगला एग्जांपल कोलेजन फाइबर। कोलेजन फाइबर कहाँ प्रेजेंट होता है? एरियोलर टिश्यू भी बोलते हैं इसको। ये प्रेजेंट होता है एडिपोज टिश्यू में। एडिपोज टिश्यू जो ब्लड वेसल्स होती हैं उसके चारों तरफ जो टिश्यू प्रेजेंट होता है उसको बोलते हैं एडिपोज टिश्यू। एडिपोज टिश्यू क्या करता है? एनर्जी प्रोवाइड करवाता है। किसके रूप में? फैट के रूप में एनर्जी प्रोवाइड करवाता है। अगला देखते हैं लिगामेंट। ये भी किसका एग्जाम्पल है? फाइब्रस कनेक्टिव टिश्यू का। लिगामेंट क्या होता है? जो कि बोन को बोन से कनेक्ट करता है, उसे क्या बोलते हैं? हम लिगामेंट बोलते हैं। बोन को बोन से कनेक्ट करता है तो उसे क्या बोलते हैं? लिगामेंट। उसके बाद में आ जाएगा टेंडन। टेंडन क्या होता है? जो कनेक्ट बोन टू मसल्स। किसको कनेक्ट करता है? बोन को मसल्स, जो मसल्स से कनेक्ट करता है तो उसे क्या बोलते हैं? टेंडन बोलते हैं। TBM, टेंडन बोन मसल्स। ऊपर वाला देख देंगे LBB। L यानी लिगामेंट, B और B यानी बोन टू बोन। अगला देखते हैं, आगे चलते हैं दोस्तों। स्ट्रॉन्गेस्ट लिगामेंट ऑफ ह्यूमन बॉडी। स्ट्रॉन्गेस्ट लिगामेंट ऑफ ह्यूमन बॉडी का स्ट्रॉन्गेस्ट लिगामेंट कौन सा है? इलियो, जो कि कहाँ प्रेजेंट होता है? फिमोरल में प्रेजेंट होता है। आगे देखते हैं, आगे स्ट्रॉन्गेस्ट टेंडन ऑफ ह्यूमन बॉडी। स्ट्रॉन्गेस्ट टेंडन पूछ रहा है ऑफ ह्यूमन बॉडी के अंदर, तो वो कौन सा है? कैल्केनस। एकाइलस भी बोलते हैं इसको। इट कनेक्ट हील बोन एंड काफ मसल्स, जो कि किसको कनेक्ट करता है? हील बोन को और काफ मसल्स को आपस में कनेक्ट करता है। उसे क्या बोलते हैं? कैल्केनस
स्ट्रॉन्गेस्ट टेंडन ऑफ ह्यूमन बॉडी। जो काफ मसल्स होती हैं दोस्तों, जो काफ मसल्स होती हैं उसको क्या बोलते हैं, सेकंड हार्ट ऑफ द ह्यूमन बॉडी। जो ह्यूमन बॉडी होती है उसका सेकंड हार्ट भी काफ मसल्स को बोलते हैं। अगला टिश्यू देखते हैं, तो अगला टिश्यू एंड लास्ट टिश्यू है कनेक्टिव टिश्यू, वेस्कुलर कनेक्टिव टिश्यू। इसको फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यू भी बोलते हैं। तो इसका एग्जाम्पल आ जाएगा ब्लड। क्या आ जाएगा, ब्लड एंड लिम्फ। जो ब्लड होता है उसको क्या बोलते हैं, फॉल्स कनेक्टिव टिश्यू भी बोलते हैं। फॉल्स कनेक्टिव टिश्यू भी बोलते हैं क्योंकि जो ये ब्लड होता है ये एक प्रकार का लिक्विड होता है, जबकि जो वेस्कुलर कनेक्टिव टिश्यू होते हैं बाकी वो सॉलिड या सेमी सॉलिड होते हैं, जबकि ये एक प्रकार का फ्लूइड, एक प्रकार का लिक्विड होता है। इसमें फ्लूइड मैट्रिक्स नहीं होता है। और ऑल ब्लड सेल्स डज नॉट हैव न्यूक्लियस। जो ब्लड सेल्स होती हैं उनमें न्यूक्लियस प्रेजेंट नहीं होता है सभी ब्लड सेल्स के अंतर्गत, इसलिए इसको फॉल्स कनेक्टिव टिश्यू भी बोलते हैं। आगे देखते हैं जो ब्लड होता है उसमें नॉट कंटेन फाइबर। जो ब्लड होता है उसमें फाइबर भी प्रेजेंट नहीं होते हैं, मैट्रिक्स भी नहीं होता है, और ये कनेक्ट भी नहीं करता है। जो ब्लड सेल्स होती हैं वो कनेक्ट भी नहीं करती हैं कभी कभी, जबकि जो बाकी कनेक्टिव टिश्यू होता है वो कनेक्ट का कार्य करता है। अगला देखते हैं मस्कुलर टिश्यू। लास्ट टाइप आ गया मस्कुलर टिश्यू। तो लॉन्गेस्ट मसल्स कौन सी है, हाँ तो दोस्तों जो अगली सबसे लॉन्गेस्ट मसल्स होती है हमारी बॉडी के अंतर्गत वो कौन सी होती है, सार्टोरियस मसल्स होती हैं। और लार्जेस्ट मसल्स कौन सी होती हैं, ग्लूटेनियस मैक्सिमस। मतलब लॉन्गेस्ट मसल्स कौन सी है, सार्टोरियस मसल्स, और लॉन्गेस्ट और लार्जेस्ट। तो लार्जेस्ट हो गई ग्लूटेनियस मसल्स मैक्सिमस। आगे देखते हैं, आगे पूछ रहा है ऑल्सो नोन एज ए मसल्स टिश्यू बिकॉज इट कंसिस्ट ऑफ मसल्स। ऑल्सो नोन एज ए मसल्स टिश्यू बिकॉज क्योंकि इट कंसिस्ट ऑफ मसल्स। आगे देखते हैं मायोसाइट क्या होता है, मायो यानी मसल्स और साइट यानी सेल, मसल्स फॉर्मिंग सेल को क्या बोलते हैं, मायोसाइट। क्या किसको बोलते हैं, मसल्स फॉर्मिंग सेल्स। जो सेल्स मसल्स का फॉर्मेशन करती है उसको मायोसाइट बोलते हैं। मायोजेनेसिस, मायो यानी मसल्स और जेनेसिस यानी फॉर्मेशन। मायोजेनेसिस ये भी प्रोसेस ऑफ द सेल मसल्स फॉर्मेशन। आगे देखते हैं मायोपैथी क्या होता है। अब मायो यानी वही मसल्स और पैथी यानी डिजीज। डिस्टर्ब मसल्स फंक्शन, जो कि मसल्स के फंक्शन को डिस्टर्ब करता है। कौन, बाहर से आने वाला कोई भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म या फिर बैक्टीरिया, वायरस, जो भी एंटीजन बाहर से बॉडी के अंदर एंटर करते हैं, कोई भी डिजीज़ कोज करता है, तो उसे कंडीशन को क्या बोलते हैं, मायोपैथी। आगे देखते हैं टाइप ऑफ मसल्स, कितने प्रकार की मसल्स होती हैं। तो कितने प्रकार की होती है, 3 प्रकार की होती हैं, स्केलेटल मसल्स, स्मूथ मसल्स और कार्डियक मसल्स। जो स्केलेटल मसल्स होती है वो कहाँ प्रेजेंट होती हैं, फाउंड इन स्केलेटल सिस्टम के अंदर। और जो स्मूथ मसल्स होती है वो कहाँ फाउंड होती है, स्मूथ ऑर्गन के अंतर्गत। और जो कार्डियक मसल्स होती है वो हार्ट के अंदर मिलती है। आगे देखते हैं इनका नेचर कैसा होता है। इनका होता है वॉलेंट्री। जो स्केलेटल मसल्स होती है उनका नेचर कैसा होता है, वॉलेंट्री होती है, मतलब इनके ऊपर हमारा कंट्रोल होता है, इसलिए इनको क्या बोलते हैं, वॉलेंट्री, इन कंट्रोल। और जो स्मूथ मसल्स होती है इनवॉलेंट्री होती हैं क्योंकि ये हमारे आउट ऑफ कंट्रोल होती हैं। और हार्ट मसल्स, कार्डियक मसल ये भी इनवॉलेंट्री होती है, मतलब आउट ऑफ कंट्रोल होती है, हमारा इनके ऊपर कोई कंट्रोल नहीं होता। स्ट्रक्चर देखते हैं, स्ट्रक्चर कैसी होती हैं, स्टार्टेड होती हैं ये, मतलब चिपकी हुई होती हैं आपस में। इनकी संख्या कितनी होती है, 639 नंबर के अंदर 639 होती है। ये नॉन स्टेरेटेड होती है, मतलब ये आपस में चिपकी हुई नहीं होती हैं, अलग अलग होती है। इसके बाद में जो कार्डियक मसल्स होती हैं वो भी स्ट्रेटेड होती हैं, मतलब इनवॉलेंट्री तो होती है वो, बट स्ट्रेटेड होती हैं, चिपकी हुई होती हैं। आगे देखते हैं सार्कोमियर क्या होता है। सार्कोमियर क्या होता है, स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ स्केलेटल मसल्स। सार्कोमियर क्या होता है, यह स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट होती है किसकी, स्केलेटल मसल्स की।
आगे देखते हैं फंक्शन ऑफ मस्कुलर टिश्यू। फंक्शन क्या क्या होते हैं मस्कुलर टिश्यू के, तो फंक्शन क्या क्या होते हैं, कंट्रोल एंड रिस्पॉन्सिबल फॉर द ऑल इंटरनल एंड एक्सटर्नल बॉडी मूवमेंट। जो भी हमारी बॉडी के अंतर्गत मूवमेंट होती हैं उनका कंट्रोल और रिस्पॉन्सिबल फॉर द ऑल इंटरनल एंड एक्सटर्नल बॉडी ऑर्गन। इसके बाद में देखते हैं 30% ऑफ बॉडी वेट। स्केलेटल मसल्स क्या होती है, हमारी बॉडी वेट का 30% क्या होती है, स्केलेटल मसल्स होती हैं। स्केलेटल मसल्स प्रेजेंट एट एक्सटर्नल एनल एंड ब्लेडर स्पेक्टर। आगे देखते हैं फंक्शन। आगे देखते हैं नर्वस टिश्यू। नर्वस टिश्यू क्या होता है, इसमें क्या होता है, न्यूरॉन होता है। न्यूरॉन क्या होता है, स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ द नर्वस सिस्टम। स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ द नर्वस सिस्टम। न्यूरॉन किसे कहते हैं, ये स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट होती हैं किसकी, नर्वस सिस्टम की। आगे देखते हैं ये क्या होता है, न्यूरॉन होता है जिसमें ये बाहर की तरफ एक्सोन होते हैं, ये डेंड्राइड होते हैं और ये अंदर सेल बॉडी होती है और इसके अंदर क्या होता है, न्यूक्लियस प्रेजेंट होता है। आगे देखते हैं सेंट्रियोल। जो सेंट्रियोल होता है वो डज नॉट प्रेजेंट इन न्यूरॉन। सेंट्रियोल किसके, न्यूरॉन के अंतर्गत सेंट्रियोल प्रेजेंट नहीं होता है। मैक्सिमम पावर ऑफ रीजनरेशन, मिनिमम पावर ऑफ रीजनरेशन, क्योंकि इसमें सेंट्रियोल एब्सेंट होता है जिसके कारण इसमें जो पावर होती है रीजनरेशन की, किसी भी सेल को वापस रीजनरेट करने की जो पावर होती है वो इसमें सबसे कम होती है, किसमें, न्यूरॉन के अंतर्गत, क्योंकि इसमें सेंट्रियोल एब्सेंट होता है। आगे देखते हैं टाइप ऑफ न्यूरॉन्स। कितने प्रकार के न्यूरॉन्स होते हैं, उसके टाइप, सेंसरी न्यूरॉन हो गया, मोटर न्यूरॉन हो गया और मैक्सिमम न्यूरॉन हो गया। उसके बाद सेंसरी जो न्यूरॉन होता है उसमें क्या होता है, उसमें जो इम्पल्स होते हैं बॉडी से किसकी तरफ जाते हैं, ब्रेन की तरफ जाते हैं, इसलिए इसको क्या बोलते हैं, सेंसरी न्यूरॉन। इसको अफरेंट भी बोलते हैं क्योंकि इसमें जो इम्पल्स होते हैं वो बॉडी टू न्यूरॉन सिस्टम की तरफ जाते हैं, जैसे कि बॉडी से ब्रेन की तरफ जाते हैं, इसलिए इसको सेंसरी न्यूरॉन भी बोलते हैं। उसके बाद में आ जाएगा सेकंड, मोटर न्यूरॉन या इफरेंट न्यूरॉन भी बोलते हैं इनको, क्योंकि इनमें जो इम्पल्स होते हैं, इम्पल्स जो होते हैं वो कहाँ से कहाँ जाते हैं, ब्रेन से बॉडी के अंतर्गत आते हैं, इसलिए इसको इफरेंट या मोटर न्यूरॉन भी बोलते हैं। उसके बाद में आ गया मैक्सिमम न्यूरॉन। इसमें क्या होते हैं, बहुत एक्शन होते हैं, मतलब इसमें सेंसरी न्यूरॉन के फंक्शन भी होते हैं और मोटर न्यूरॉन के फंक्शन भी होते हैं। मतलब इम्पल्स जो होते हैं वो बॉडी से ब्रेन की तरफ भी जाते हैं और ब्रेन से बॉडी की ओर भी आते हैं, इसलिए इसको क्या बोलते हैं, मैक्सिमम न्यूरॉन। के बाद में आ जाएगा सिनेप्स। सिनेप्स क्या होता है, सिनेप्स क्या होता है कि एक न्यूरॉन दूसरे न्यूरॉन से जिस जंक्शन पे मिलता है उसे क्या बोलते हैं, सिनेप्स बोलते हैं। विच कनेक्ट या कम्युनिकेट ईच न्यूरॉन, जहाँ पे दो न्यूरॉन आपस में कनेक्ट करते हैं या कम्युनिकेट करते हैं, तो उस जंक्शन पे जहाँ पे दोनों अटैच होते हैं तो उसको क्या बोलते हैं, सिनेप्स बोलते हैं। आगे देखते हैं नर्वस सिस्टम। नर्वस सिस्टम में दो प्रकार की सेल से मिलकर बना हुआ होता है नर्वस सिस्टम। एक हो गया न्यूरॉन और दूसरा हो गया न्यूरोगैंग्लियाई सेल। न्यूरोगैंग्लियाई सेल को क्या बोलते हैं, सपोर्टिंग सेल भी बोलते हैं। जो न्यूरॉन होता है उसमें सेंट्रियोल एब्सेंट होता है, लेकिन जो न्यूरोग्लियल सेल होती हैं उसमें क्या प्रेजेंट होता है, सेंट्रियोल प्रेजेंट होता है, इसलिए इसकी जो रीजनरेटिंग की पावर जो होती हैं वो न्यूरॉन से ज़्यादा होती हैं क्योंकि इसमें सेंट्रियोल प्रेजेंट होता है। आगे देखते हैं ग्लियोमा। ग्लियोमा क्या होता है, जो न्यूरोग्लियल सेल होती हैं उनमें सेंट्रियोल प्रेजेंट होने के कारण उनमें जो रीजनरेशन की पावर होती है, सेल्स का रीजनरेट वो जल्दी जल्दी कर सकती हैं, इसलिए अगर ब्रेन कैंसर हो या फिर कैंसरस कंडीशन के अंतर्गत कौन सी सेल रिस्पॉन्सिबल होती है, न्यूरोग्लियल सेल रिस्पॉन्सिबल होती है, ना कि न्यूरॉन रिस्पॉन्सिबल होता है। आगे देखते हैं नर्वस सिस्टम। न्यूरॉन सिस्टम कितने प्रकार का होता है, दो प्रकार का होता है ये, सीएनएस और पीएनएस। सीएनएस मतलब सेंट्रल नर्वस सिस्टम और पीएनएस मतलब पेरिफेरल नर्वस सिस्टम। सीएनएस में क्या क्या आ जाता है, ब्रेन आ जाता है और स्पाइनल कॉर्ड आ जाता है, जबकि जो पीएनएस होता है पेरिफेरल नर्वस सिस्टम उसके अंतर्गत क्या आ जाएगा, कार्नियल नर्व और स्पाइनल नर्व। आगे देखते हैं न्यूक्लियाई क्या होता है। न्यूक्लियाई क्या होता है, न्यूक्लियाई क्या होता है,
ये होता है ग्रुप ऑफ सेल बॉडी इन CNS। CNS के अंतर्गत जो ग्रुप ऑफ सेल्स का जो ग्रुप होता है उसको क्या बोलते हैं, न्यूक्लियाई बोलते हैं। उसके बाद में देखते हैं ट्रैक्ट क्या होता है। ट्रैक्ट होता है ग्रुप ऑफ एक्सोन्स, जो एक्सोन्स होते हैं उनका जो ग्रुप होता है किसके अंतर्गत, CNS के अंतर्गत, सेंट्रल नर्व सिस्टम के अंतर्गत। उसके बाद में होता है गेंगलियन। गेंगलियन क्या होता है, अधिकतर एग्जाम्स के अंतर्गत पूछ लेते हैं डायरेक्ट कि गेंगलियन क्या होता है। तो गेंगलियन क्या होता है, ग्रुप्स ऑफ सेल बॉडी इन PNS, पेरिफेरल नर्व सिस्टम के अंतर्गत जो सेल्स का जो ग्रुप होता है उसे क्या बोलते हैं, गेंगलियन बोलते हैं। और ग्लियोमा क्या होता है, जो न्यूरोग्लियल सेल्स होती हैं जो कि कैंसरस के लिए रिस्पॉन्सिबल होती हैं उसको क्या बोलते हैं, ग्लियोमा बोलते हैं। और नर्व क्या होता है, ग्रुप ऑफ एक्सोन इन PNS, किसका ग्रुप, एक्सोन्स का जो ग्रुप होता है किसके अंतर्गत, पेरिफेरल नर्व सिस्टम के अंतर्गत जो ग्रुप होता है किसका, एक्सोन का, तो उसे क्या बोलते हैं, नर्व बोलते हैं। तो चलिए दोस्तों आज की वीडियो में इतना ही, आगे का टॉपिक अगली वीडियो में देखते हैं। तब तक के लिए धन्यवाद। और जिसने भी हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि बहुत सारे टॉपिक इसके अंतर्गत आने वाले हैं आगे की क्लासों में।